आप इनके पति हैं? जी। तो आप यहीं रुकिए। भगवान जी प्लीज हमें बचा लीजिए। अगर सत्तू जी यहाँ रहे तो हम तो गए काम से। हमें कैसे भी करके सत्तू जी को यहाँ से कहीं बाहर भेजना होगा, वरना उनको पता चल जाएगा कि हम नाटक कर रहे हैं और फिर हम पापा जी से कैसे मिलेंगे। कहाँ हो रहा है दर्द? थोड़ा और ऊपर, और ऊपर? थोड़ा सा और ऊपर। आप कुछ खाएंगी? हम सोच रहे हैं आपके लिए कुछ लेते हैं, आपने कुछ खाया नहीं। हाँ हाँ हमें चाहिए ना, हमें ना वो मंगलू चाचा की दुकान से ना कैरी खाने का बहुत मन है। ले आइए जल्दी से जाके। कैरी? आप खाने में कैरी खाएंगी? हाँ आपने पूछा तो हमने बता दिया। अब ज्यादा आनाकानी मत कीजिए। हमें कैरी खानी तो हमें कैरी खानी है। इतना दर्द हो रहा है। सुनिए, आपके मिसेस को कैरी खाने की भूख क्यों लगी है ये तो चेकअप के बाद ही पता चलेगा। हेलो। हेलो पापा जी, हम बोल रहे हैं। वो आप हमें 10 मिनट के अंदर अंदर सिटी हॉस्पिटल मिलने आ सकते हैं, रूम नंबर 701। अस्पताल में सब ठीक है ना? देखिए अभी हमारे पास समझाने के लिए बिल्कुल वक्त नहीं है, आप बस जल्दी से आ जाइए। ठीक है, मैं आता हूँ। आपको किसी कीड़े ने नहीं काटा है, ये सिर्फ एक नीली शाई है। हम जानते हैं, लेकिन आपसे हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। Excuse me, 701 please. यहाँ से लेफ्ट से राइट। Thank you. अरे नहीं नहीं नहीं, बेटियां पैर नहीं छूती। इतने साल पापा जी, एक बूढ़ी माँ अपने बेटे की याद में इतने सालों तक आंसू बहाती रही। 4 बेटे अपने बाप के बिना पल बढ़ के बड़े हो गए, और बीवी अपने बच्चों को पालने के लिए अपनी जिंदगी की जंग अकेले ही लड़ती रही, ताकि वो अपने बच्चों को इज्जत से पाल सके। इतना सब कुछ हो गया और अब जिंदा थे पापा जी। अब आखिर क्यों इतने सालों तक आप घर नहीं लौटे? क्योंकि मैं निहायत ही गिरा हुआ आदमी हूं। ना तो मैं बेटा बन पाया और ना ही ढंग का पिता। और भगवान मेरे जैसा पति तो किसी को ना दे। मत जाइए ना, मत जाइए।
भगवान के लिए मत जाइए। छोड़कर ना जाऊं तो और क्या करूं? मैं इस गरीबी से परेशान हो चुका हूं। मैं जानती हूँ हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन देखना हम सब मिलके इस परेशानी को दूर कर इतने सालों से देंगे। कुछ नहीं हो तो अब आगे क्या होगा? इस गरीबी को दूर भगाने के लिए मुझे दुबई जाके काम करना ही होगा। तो अभी हाँ क्यों नहीं नौकरी कर लेते? डेला कमाने के लिए? इतनी महंगाई में एक आदमी से घर नहीं चलता। और फिर मैं ऊंची जिंदगी जीना चाहता हूँ। ठीक है, ये बच्चा होने दीजिए, मैं भी कमाना शुरू कर दूंगी। आपको पैसे कमाने में मदद करूंगी। तुम मदद करोगी? क्या करोगे तुम? घर घर जाकर झाड़ू पोछा करोगी? अरे तेरे जैसे गवार औरत सिर्फ घर को बेइज्जत कर सकती है, लेकिन पैसे नहीं कमा सकती। रह जाता मैं तुम्हारे साथ अगर तुम भी दुबे जी की बीवी की तरह कमाऊ पूत होती। लेकिन तुम्हें अगर कोई काम आता है तो वो सिर्फ और सिर्फ बच्चे पैदा करना। और दूसरा काम रोटियां थापना जानती हो या दूध दूध सकती हो। सुनो मेरी बात, जब तक मैं दुबई नहीं जाऊंगा हमारी परेशानियां खत्म नहीं होंगी। मुंबई की ट्रेन का समय हो रहा है, मैं जा रहा हूं। नहीं, नहीं। सुनिए, सुनिए, कम से कम बच्चों का तो सोचिए, वो आपके बिना नहीं रह पाएंगे। सुनिए, सुनिए। बहुत दर्द हो रहा था उसे। बच्चा पैदा करने वाली थी वो, गिर गई थी, रो रही थी, लेकिन मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। कितनी तकलीफ हुई होगी ना उन्हें। बहुत। लेकिन वो इतनी मजबूत औरत थी कि रात के अंधेरे में अकेले दाई के पास पहुंची। 48 घंटे दर्द सहकर उसने बच्चे को जन्म दिया। और मैं दूसरी तरफ इलीगल तरीके से दुबई जाने के लिए बोट से रवाना हो रहा था। और मेरी बोट दुबई पहुंचने से पहले ही डूब गई। अगर आपकी बोट डूब गई थी तो आप जिंदा कैसे है? किस्मत मेरा साथ दे रही थी, क्योंकि उस बोट के सब लोग मर गए थे और मैं लहरों के साथ बहता हुआ किनारे तक आ पहुंचा। कुछ हिंदुस्तानी लोग जो मेरी तरह दुबई पहुंचे थे, उन्होंने मेरी जान बचाई। अगर आप जिंदा ही थे तो आपने माँ साहब को कभी बताया क्यों नहीं? मैंने सोचा कि अगर जिंदगी ने मुझे दोबारा मौका दिया है तो क्यों ना नए सिरे से जीना शुरू करूं। दुबई जाकर मैंने अपने अतीत को खत्म कर दिया। धीरे धीरे मैं उस जिंदगी के करीब आने लगा जिसे मैंने हमेशा सपनों में देखा था। और यहाँ तुम्हारी माँ साहब बच्चों को जिंदा रखने के लिए रात दिन एक कर रही थी। 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए भावना ने काम करना शुरू किया। सड़क किनारे वो सामान बेचती थी। पापड़ ले लो, पापड़, पापड़। भैया पापड़ लेंगे? भैया पापड़ लेंगे? और एक दिन उसकी जिंदगी ने ऐसा मोड़ लिया कि वो माँ से मासा बन गई। मेम साहब पापड़ लीजिए ना। नहीं चाहिए। घर में छोटे छोटे 4 बच्चे हैं बिन बाप के। मेम साहब कुछ तो लीजिए। चलो ठीक है, 5 पापड़ के पैकेट और 2 चिप्स के पैकेट। ये लीजिए। सुनिए, इसे कुछ पैसे दे दीजिए ना। तुम भी ना। कितने हुए? वो
जिंदा? हाँ, हूँ जिंदा, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं। मैं इस नई जिंदगी में अपनी पढ़ी लिखी खूबसूरत बीवी के साथ बहुत खुश हूँ। बेहतर यही होगा कि तुम मुझसे दूर रहो। ये लो, तुम्हारे काम आएगा। सारस को इतने पैसे देने की क्या जरूरत थी? जाने तो गरीब है बेचारी, बिन बाप के बच्चों को पाल रही। साहब, लेकिन साहब मेरे बच्चों के पास माँ है और आज से ना तो मेरे बच्चों को बाप की जरूरत है ना ही मेरे सास को उनके बेटे की। आज से ये गंवार बदसूरत औरत अपने घर को संभाल लेगी, अपने बच्चों का बाप और सास का बेटा बन गई। आप अपने पैसे अपने पास ही रखिए साहब, मुझे मेहनत की कमाई चाहिए, भीख नहीं। उस दिन भावना ने अपने पति के साथ साथ अपनी खुशियों का भी त्याग कर दिया। उसने जो कहा वो कर दिखाया। वो मेरे बच्चों के लिए बहुत अच्छा बाप बनी और मेरी माँ के लिए बहुत अच्छा बेटा। इसका मतलब माँ साहब जानती थी, वो जानती थी कि अब जिंदा है और अपने आत्मसम्मान के लिए इतने सालों तक विधवा के लिबास में लिपटी रही। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी आपकी इतनी हिम्मत क्या वापस आ गए? हम आपको बता भी नहीं सकते कि इस समय ये सब सुनने के बाद हमें कितनी नफरत हो रही है आपसे। तुम्हारी नफरत बिल्कुल सही है। देखो, मैंने तुमसे कहा था कि मैं निहायत ही गिरा हुआ इंसान हूं। देखो, मैं नहीं चाहता कि भावना मुझे माफ करे, बल्कि मैं तो ये भी नहीं चाहता कि भावना और मेरे बच्चों को कभी मेरे बारे में पता चले। अगर आप चाहते ही नहीं थे कि किसी को आपके बारे में पता चले, तो क्यों आए आप हमसे मिलने? क्यों आए आप यहाँ? मैं तुम्हें ये देने आया था। ये क्या है? ओम प्रकाश की कंपनी के पेपर्स। मैंने ओम प्रकाश की कंपनी खरीद के भावना के नाम कर दी। वो कभी भावना को परेशान नहीं कर पाए। घबराओ मत, इसमें मेरा नाम कहीं भी नहीं है। मैं सिर्फ चाहता हूं कि तुम ये भावना करो। लेकिन हमें क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि तुम अपनी माँ साहब को बहुत प्यार करती हो और हमेशा उसका भला चाहती हो, और हमें तुम पर यकीन है। अचानक से हमारी माँ साहब के लिए आपके दिल में इतनी जगह, क्या वजह हो सकती है? हम जानना चाहते हैं। पछतावा। मैं जानता हूं कि जो पाप मैंने किया उसका कोई प्रायश्चित नहीं। अब की बार जब मैं हिंदुस्तान आया तब दूध सागर के दूध में मिलावट की खबर मैंने देखी। मैंने देखा कि लोग भावना का नाम खराब करके उसका फायदा उठा रहे हैं। इसलिए मैंने भावना का सबसे बड़ा दुश्मन ओम प्रकाश की कंपनी खरीद कर इस फसाद को जड़ से ही खत्म कर दिया। तुम रखो।
तो ये कीमत लगाई है आपने हमारी माँ साहब की तकलीफों की, उनकी कुर्बानियों की, उनकी उस मुस्कुराहट की जो आपने जिंदगी भर के लिए छीन ली, उनकी वो सारी परेशानी की जिसके जिम्मेदार आप हैं, उनकी मुस्कुराहट जो आपने जिंदगी भर के लिए उनके होठों से छीन ली। अरे उन हाथों की जो सुहागन होने के बावजूद सिंदूर को छू तक नहीं सकते। उन सारी तकलीफों को आप इस तोहफे से खरीदने आए हैं। माफ कीजिएगा हमें, लेकिन ऐसा हम होने नहीं देंगे। शराबी, जी माँ साहब। डॉक्टर से बात हुई, उन्होंने कहा परी को शायद 2-4 दिन अस्पताल में रुकना पड़े। पर क्यों माँ साहब, सब ठीक है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है, बस 2-4 दिन की तो बात है। तू एक काम कर, अलमारी से उसके 2-4 कपड़े निकाल दे, मैं भिजवा दूंगी, काम आ जाएगा। जी माँ साहब। हमारी माँ साहब ने जिंदगी की बड़ी बड़ी जंग खुद लड़ी है और छोटी मोटी चीजों से डरती नहीं है। इन छोटी मोटी मुश्किलों का आराम से सामना कर सकती है। गंवार कहा था हमारी माँ साहब को आपने। अरे सबसे बड़े तो गंवार आप हैं, जो हमारी माँ साहब को समझ ही नहीं पाए जिंदगी भर। अगर आप माँ साहब को पहचान लेते ना, हमारे परिवार के साथ होते, माँ साहब के साथ होते। खैर, आप माँ साहब को तो नहीं पहचान पाए, लेकिन आपने हमें बिल्कुल सही समझाया। हम हमारी माँ साहब की सिर्फ और सिर्फ भलाई चाहते हैं, और हम जानते हैं कि इन पेपर्स में हमारी माँ साहब की भलाई नहीं है। इसलिए यकीन ही नहीं हो रहा कि हम परी जी की चाकरी कर रहे हैं। हम आपको घर वापस ले जाने आए थे, लेकिन हद से जब तक हमारी सांसें चलेंगी तब तक हम आपको हमारी माँ साहब या हमारे घर तक कभी नहीं पहुंचने देंगे, कभी भी नहीं। ये कचरा कहाँ से आया कमरे में? और ये जो बूढ़े आदमी निकल के गए वो कौन थे? कोई अजनबी थे, बिखरे पन्नों के टुकड़ों को जोड़ने के लिए आए थे। पर इन पन्नों को तो कोई भी नहीं जोड़ सकता। हमने भी यही जवाब दिया उन्हें,
चले गए वो। और अब हमें भी चलना चाहिए। अरे आपका पैर ठीक हो गया? पर आपकी कच्ची कैरी हमें नहीं खानी है। अजीब इंसान है, कैरियों के लिए इतनी दूर भगा दिया और अब खानी नहीं। इनके पैर से ज्यादा इनके दिमाग का इलाज जरूरी है। ये तो मेरे कागज है जो कल से नहीं मिल रहे। ये इसके पास